Friends, welcome to this lesson. So in today's lesson we are going to discuss our ABM unit number 28 theory, which is based on compliance governance structure. So friends, let us see what are the topic we are going to discuss. पहले टॉपिक को देखते हैं दोस्तों. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे. हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे समझेंगे. दोस्तों हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस पे कॉम्प्लाइंस स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझेंगे. फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है, फील्ड लेवल पे कॉम्प्लाइंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कॉम्प्लाइंस फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है. ये सभी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे दोस्तों. तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्लाइंस फंक्शन को मैनेज किया जाता है दोस्तों एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से, जिसके अंदर क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और कॉम्पिटेंसीज़ का. तो दोस्तों कॉम्प्लाइंस फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है एग्जिस्टिंग यूनिट में, उस कारण से बहुत सारे चेंजेज आए हैं. खासकर ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉम्प्लाइंस फंक्शन में कॉम्प्लाइंस फंक्शन में दोस्तों इंट्रोड्यूस करने का, जैसे कॉम्प्लाइंस फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है एग्जिस्टिंग यूनिट में, इस कारण से दोस्तों अपना ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है. जो हमारा इंटरनल कंट्रोल फंक्शन है उसका डेवलपमेंट एक तरह से कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्कैंडल का रिएक्शन है, जिससे हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं. दोस्तों ये इंट्रोडक्शन है, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा ये सब क्या स्कैंडल है, क्या इंटरनल कंट्रोल फंक्शन होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. और दोस्तों अथॉरिटी एक स्ट्रक्चर सजेस्ट करती है जो कि कॉम्प्लायंस नीड को मैच करे और रिपोर्टिंग सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करे. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में, अपने पीडीएफ और एमसीक्यूज़ और दोस्तों वीडियोस के बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने हमारे चैनल पे सारे कंटेंट अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर इन नीड ऑफ स्टडी मटेरियल, इफ़ यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, इफ़ यू नीड वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट, इफ़ यू नीड मॉक टेस्ट टू टेस्ट योर कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पेड प्लान एंड डिटेल ऑफ द पेड प्लान कैन बी सीन इन द स्क्रीन. फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन. दोस्तों लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ये जो हमारा कॉम्प्लायंस फंक्शन है, इसका स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दोस्तों रिपोर्टिंग अलग अलग लेवल पे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग लेवल पे होती है. तो दोस्तों हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और जो ऑडिट कमेटी होती है बोर्ड की, इसे हम लोग ACB कहते हैं, वो कॉम्प्लायंस फंक्शन को ओवरसी करती है, यानी मॉनिटर करती है. हमारे जो चीफ, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का. हमने बताया था आपको CCO के बारे में, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के बारे में. वो क्या करता है कि कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट को हेड करता है और उसका रिपोर्टिंग लाइन डायरेक्ट होता है MD और CEO से, या जो बोर्ड कमेटी होते हैं बैंक के उससे. कॉम्प्लायंस फंक्शन कॉर्पोरेट लेवल पे, फील्ड ऑफिस पे, रीजनल ऑफिस पे, जोनल ऑफिस पे और ब्रांचेज में सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं. जो CCO होते हैं, हमारे चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कॉम्प्लायंस फंक्शन को डायरेक्टली मैनेज करें हर एक लेवल पे और कॉम्प्लायंस ऑफिसर के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें. CCO का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो बोर्ड रिव्यू करती है या ACB रिव्यू करती है. ACB क्या होता है? ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड. अब देखिए ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं. देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, देखिए एक चीज़ देखिए नीचे में क्या है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर एट RO एंड ZO. RO और ZO पे जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर होते हैं वो, और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल या हेड ऑफिस पे, वो दोनों रिपोर्ट करते हैं CCO को, और CCO रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ACB को. ACB होता है ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, और तीसरे होते हैं दोस्तों हमारे MD एंड CEO. तो ये स्ट्रक्चर है, वही चीज़ मैंने आपको बताया है कि CCO दोस्तों का परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन रिव्यू करता है? बोर्ड ACB रिव्यू करता है, और CCO जो हमारे डायरेक्टली रिपोर्टिंग लाइन होता है MD, CEO और बोर्ड का. ठीक है. अब दोस्तों देखिए बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंप्लायंस दोस्तों टॉप में स्टार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और सीनियर मैनेजमेंट से. तो दोस्तों जो कंप्लायंस फंक्शन होता है उसको बोर्ड देखती है, ऑडिट कमेटी देखती है, MD और CEO देखते हैं, और बैंक के कंप्लायंस पॉलिसी में कंप्लायंस फंक्शन को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है. तो कंप्लायंस पॉलिसी दोस्तों उसको बोर्ड अप्रूव करेगी. CC और जो CCO होते हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, वो बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगी या MD या CEO को रिपोर्ट करेगी. ठीक है. कंप्लायंस पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा दोस्तों? याद रखिएगा कंप्लायंस पॉलिसी अप्रूव करता है बोर्ड, और CCO किसे रिपोर्ट करते हैं? बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं. बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. कंप्लायंस पॉलिसी को अप्रूवल कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल देते हैं, और CCO बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, या MD CEO को रिपोर्ट करेंगे. आप देखिए ना इस डायग्राम में CCO किसको रिपोर्ट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को, मैनेजिंग डायरेक्टर को. तो डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो जाती है दोस्तों. अब देखिए जो कंप्लायंस पॉलिसी है ये तो बता दिया आपको. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इंश्योर करेंगे कि एक अप्रोप्रिएट कॉम्प्लायंस पॉलिसी बनाया जाए और कॉम्प्लायंस इशू को इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जाए, और
फास्ट रिजोल्यूशन किया जाए और कहीं भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पोटेंशियल ना के बराबर हो, कहीं भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। ये कौन इंश्योर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंश्योर करेंगे। दोस्तों ये जो बोर्ड है वो कंप्लायंस फंक्शन को रिव्यू करती है, कब? क्वार्टरली। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछा जाता है कि कंप्लायंस फंक्शन को कब रिव्यू किया जाता है, तो आंसर देंगे क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। और दोस्तों ये जो बोर्ड है वो एक एनुअल रिव्यू करती है कि कंप्लायंस फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यदि जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड जो है इस टास्क को ऑडिट कमेटी यानी एसीबी को भी दे सकती है। दोस्तों जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक प्रॉपर सिस्टम को डिवाइस किया जाए ताकि जो कंप्लायंस है एप्लीकेबल लॉ से उसे इंश्योर किया जा सके। और दोस्तों कन्फर्मिंग दिस इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका स्टेटमेंट में होता है, ठीक है। डायरेक्टर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, यानी डायरेक्टर का जो शेयर होल्डर के प्रति रिपोर्ट होता है उसके स्टेटमेंट में ये लिखा जाता है। दोस्तों यदि हम सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हमारा जो सीसीओ है यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इसका जो सिलेक्शन होता है दोस्तों वो एक डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से होता है और रिकमेंडेशन दिया जाता है किसके द्वारा? सीनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो सीसीओ का सिलेक्शन, सीसीओ कौन होते हैं? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे होता है। और रिकमेंडेशन कौन देता है? सीनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन कमेटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि सीसीओ का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और दोस्तों रिकमेंडेड कौन करता है इसको? सीनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन कमेटी। ये सिलेक्शन कमेटी जो है कैंडिडेट को रिकमेंड करेगा मेरिट के ऑर्डर में और बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा अपॉइंटमेंट का। जो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है आरबीआई का, वो इन्फॉर्म किया जाएगा अपॉइंटमेंट से पहले। और यदि मान लीजिए कि आप किसी सीसीओ का प्रीमैच्योर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या रिमूवल कर रहे हैं तो आपको आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसे इन्फॉर्म करना होगा। दोस्तों एक डिटेल कैंडिडेट प्रोफाइल होता है विथ फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन, ये बैंक के सीईओ को देना होता है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और क्यों आप चेंज ला रहे हैं, क्यों आप नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्यों आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब लिखना होता है। दोस्तों बैंक के जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सीनियर मैनेजमेंट का क्या रोल है, राइट। तो एक तो रोल मैंने आपको बताया सीसीओ का अपॉइंटमेंट, ठीक है। दोस्तों जो बैंक के सीनियर मैनेजमेंट होते हैं कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट के साथ, कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट की हेल्प से ये इंश्योर करेंगे कि जो बोर्ड है और जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको रेगुलेशन, रूल्स और स्टैंडर्ड पता हो। जो कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट है वो क्लैरिफिकेशन देगी कॉम्प्लायंस रिलेटेड इशू पे और एक एनुअल कॉम्प्लायंस रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करेगी। तो ये कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट का काम है कि वो जो भी कॉम्प्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी और एक एनुअल कॉम्प्लायंस रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करेगी। दोस्तों जो रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान होता है किसी कॉम्प्लायंस असेसमेंट का, वो डेवलप किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा एसीबी को। एसीबी क्या है? ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को, अप्रूवल के लिए। तो एक रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान होता है दोस्तों कॉम्प्लायंस असेसमेंट के लिए, ये प्रिपेयर किया जाता है। जो कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट होती है दोस्तों वो कोई भी मेजर चेंजेस या कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि कॉम्प्लायंस रिस्क से रिलेटेड हो वो उसे बोर्ड को रिपोर्ट करेगी या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगी या सीईओ को रिपोर्ट करेगी। तो ये कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट का काम है कि कोई भी मेजर चेंज हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो जो कि कॉम्प्लायंस रिस्क से रिलेटेड हो उसे बोर्ड, ऑडिट कमेटी या सीईओ को रिपोर्ट करें। दोस्तों जो हमारा कॉम्प्लायंस फेलियर होगा या ब्रीचेज होगा उसको पीरियडिकली रिपोर्ट किया जाएगा बोर्ड को और रिलेवेंट फंक्शनल हेड को। यानी मान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लायंस में फेलियर आ गया या कुछ ब्रीचेज आ गया तो उसको पीरियडिकली कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा? बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा या जो रिलेवेंट फंक्शनल हेड है उसे रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको सीनियर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सीनियर मैनेजमेंट क्या करता है कि सफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव कॉम्प्लायंस टेस्टिंग करता है और जो भी रिजल्ट आता है उसे बोर्ड, एसीबी, एमडी, सीईओ को प्रेजेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि कॉम्प्लायंस सस्टेनेंस एक इंटीग्रल पार्ट हो कॉम्प्लायंस टेस्टिंग का और एनुअल असेसमेंट एक्सरसाइज का। ये इंश्योर करता है कि कॉम्प्लायंस जो है सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन के साथ हो और दूसरे डायरेक्टिव जो आरबीआई के साथ दिए जाते हैं वो टाइमली और सस्टेनेबल मैनर में कॉम्प्लायंस हो। दोस्तों ये जो मेन कॉम्प्लायंस रिस्क फेसिंग बैंक जो मेन कॉम्प्लायंस रिस्क फेस कर रही है उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे एसेस करेगा, कम से कम साल में एक बार तो करना ही करना है, ठीक है। और फिर उसे मैनेज कैसे किया जाए उसके लिए प्लान को फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। ये सब सीनियर मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, कि जो मेन कॉम्प्लायंस रिस्क बैंक फेस कर रही है उसे आइडेंटिफाई करना, उसे एसेस करना और फिर प्लान बनाना कि कैसे उसे मैनेज किया जाए। जो भी कॉम्प्लायंस टेस्टिंग किया गया है उसका रिपोर्ट जो है बोर्ड को, एसीबी को, एमडी, सीईओ को प्रोवाइड करना। दोस्तों ये इंश्योर करना कि कॉम्प्लायंस सस्टेनेंस एक इंटीग्रल पार्ट है कॉम्प्लायंस टेस्टिंग का। दोस्तों यदि कॉर्पोरेट ऑफिस में बात करें कॉम्प्लायंस स्ट्रक्चर तो एक कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट होता है वो सेंट्रल ऑफिस में या कॉर्पोरेट ऑफिस में, हेड ऑफिस में बनाया जाता है। वो एक जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं बैंक के, खासकर जीएम के रैंक के होते हैं या उसके इक्विवेलेंट के होते हैं,
उसे CCO बनाया जाता है। जो CCO होता है दोस्तों यानी चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंप्लाइंस इशू को आइडेंटिफाई करेगा, बैंक में जो कंप्लाइंस इशू है उसे आइडेंटिफाई करेगा और बैंक के कंप्लाइंस रिस्क को मैनेज करेगा। दोस्तों कंप्लाइंस फंक्शन को सुपरवाइज करेगा जो भी स्टाफ को दिया गया है। तो दोस्तों कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का जो बेसिस है उसमें मास्टर सर्कुलर, RBI का मास्टर डायरेक्शन, RBI का जो गाइडलाइन है जो कि टाइम टू टाइम इशू किया जाता है, बहुत सारे लॉज आते हैं, बहुत सारे स्टैट्यूट्स आते हैं जो कि बैंकों के लिए एप्लीकेबल होते हैं और बैंक्स के इंटरनल गाइडलाइंस भी होते हैं, पॉलिसीज़ भी होते हैं। दोस्तों कंप्लाइंस रिस्क को एसेस करने का जो बेसिस होता है उसके अंदर कुछ रेगुलेटरी फोकस आता है, एक्टिविटी का नेचर, बैंक का क्या एक्सपोजर है, कोई ब्रीचेज है, ये सभी चीज़ आते हैं कैसे कंप्लाइंस रिस्क को एसेस किया जाए। दोस्तों कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट रखा जाना चाहिए, स्वतंत्र रखा जाना चाहिए और कोई ऑडिट इंस्पेक्शन ड्यूटीज़ नहीं देना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेज ना हो। एक्टिव कंप्लाइंस फंक्शन का जो एक्टिविटीज़ है उसमें दोस्तों इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रिव्यू होना चाहिए और कंप्लाइंस फंक्शन और ऑडिट फंक्शन को सेपरेट रखना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फील्ड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बैंक ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को हेल्प कर सके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में। जो CCO होते हैं, जो कंप्लाइंस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ हो, लॉ का नॉलेज हो, अकाउंटेंसी का नॉलेज हो, IT का नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो बहुत सारे बिजनेस लाइन में या ऑडिट इंस्पेक्शन फंक्शन में। दोस्तों जो CCO होते हैं वो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बैंक और RBI के बीच में, लेकिन वैसे केस में जहाँ पे बैंक एक्टिविटी बियॉन्ड बैंकिंग आता है तो वहाँ पे IRDA या SEBI ऑल्सो डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो कि कंप्लाइंस फंक्शन में डायरेक्ट करता है। याद रखिएगा CCO, RBI और बैंक के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों जो IRDA और SEBI के जो कंप्लाइंस ऑफिसर हैं या दूसरे रेगुलेटर के जो कंप्लाइंस ऑफिसर हैं वो अलग रहेंगे। यदि कोई दूसरा रेगुलेटर दोस्तों बैंक के लिए कंसर्न एक्सप्रेस करता है तो ये कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो RBI को नोटिफाई करेगा CCO के माध्यम से। मतलब मान लीजिए कि कोई दूसरा रेगुलेटर है, IRDA है या SEBI है, उसका कोई रेगुलेटर है, वो बैंक को कंसर्न एक्सप्रेस करता है तो ये कौन करेगा? जो कंसर्न कंप्लायंस ऑफिसर है, जो कंसर्न CCO है, वो RBI को नोटिफाई करेगा CCO के माध्यम से। जो CCO जो हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है हेड ऑफिस में, वो बिजनेस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे बैंक का जो कि प्रत्येक रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर फॉल कर रहे हैं। वो एसेस करेंगे कि कंप्लायंस रिस्क कहाँ है बिजनेस लाइन में, किस किस प्रोडक्ट में है, किस किस प्रोसेसेस में है, और फिर उसके लिए प्रपोजल बनाएंगे कि कैसे उसे मिटिगेट किया जाए। जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होती है दोस्तों वो इंश्योर करेंगे कि जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसे प्रॉम्प्ट डिसेमिनेट किया जाए और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस में उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। दोस्तों क्वार्टरली जो है हमारा कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, एनुअल जो हमारे बोर्ड में कमेटी होते हैं ऑडिट कमेटी उसे सबमिट किया जाता है। तो जो हमारे कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि जो भी कंप्लायंस मैटर के किससे रिलेटेड जानकारियाँ हैं उसे ब्रांच के बीच में ट्रांसफ़र किया जाए, फंक्शनल डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांसफ़र किया जाए। ये वो इंश्योर करेंगे कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनके पास पॉलिसीज़ है और फंक्शनल वाइज कंप्लायंस पैरामीटर है स्टाफ के लिए, वो सर्कुलेट करेंगे कौन कौन सा इंस्टांस है जहाँ पे कंप्लायंस ब्रीच हुआ है, कहाँ कहाँ कंप्लायंस फेलियर हुआ है और क्या क्या प्रिवेंटिव इंस्ट्रक्शन लिया जाए। CCO जो होता है वो प्रोडक्ट ग्रुप कमेटी का भी मेंबर होता है। तो प्रोडक्ट ग्रुप कमेटी क्या करती है? जो नया प्रोडक्ट आता है, जो नया सर्विस आता है, कंप्लायंस एंगल से वेट करता है, वेटिंग का काम होता है कंप्लायंस एंगल से। तो प्रोडक्ट ग्रुप कमेटी का भी मेंबर होता है CCO। वो CCO जो मॉनिटर करता है जितने भी नए प्रोडक्ट है, जितने भी नए प्रोसेसेस हैं, 6 महीना तक मॉनिटर करेगा। जब से वो इंट्रोड्यूस किया गया है तब से 6 महीना तक उसे मॉनिटर करेगा ताकि ये इंश्योर कर सके कंप्लायंस रिस्क पैरामीटर मीट कर रहा है। जो CCO है वो इंश्योर करेगा कि जो कंप्लायंस और बिजनेस ऑपरेशन है उसके बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन है और क्लोज पार्टनरशिप है। वो प्रोवाइड करेगा एक कंप्लायंस चेकलिस्ट किसे? इंस्पेक्टर को या कंकरेंट ऑडिटर्स को। दोस्तों ऑडिटर के बहुत प्रकार के ऑडिटर्स होते हैं, तो ऑडिटर को एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है कि कंप्लायंस को डोमेस्टिक ब्रांच में वेरीफाई कर सके। जो इंस्पेक्शन है, जो ऑडिट फाइंडिंग है कंप्लायंस से रिलेटेड, उसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट रिव्यू करती है। यानी कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी इंस्पेक्शन होगा, कोई भी ऑडिट फाइंडिंग होगा, उसे रिव्यू करवाया जाएगा कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास। कंप्लायंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेटरी गाइडलाइन से कंप्लायंस करवाने में। दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट होती है वो एक पीरियोडिक कंप्लायंस टेस्टिंग करती है सैम्पल बेसिस पे ब्रांचेज में और सेलेक्टेड जोन में, बैंकों के सेलेक्टेड जोन में, ताकि ये इंश्योर कर सके कि रेगुलेटरी गाइडलाइन को इंप्लीमेंट किया गया है। जो डिपार्टमेंट है दोस्तों कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर यानी SSM टीम से, RBI की SSM टीम होती है दोस्तों जिसे हम लोग सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करती है SSM के साथ ताकि रिस्क बेस्ड सुपरविजन RBI को कंडक्ट किया जा सके। ये जो
डिपार्टमेंट है वो हेड ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगी ताकि जितने भी रिटर्न्स है उसे प्रॉम्प्टली सबमिट किया सके आरबीआई को, और जितने भी क्वेरीज है आरबीआई के उसे रिप्लाई किया सके। ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों कॉम्प्लाइंस डिपार्टमेंट, वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगी क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर बिजनेस बैंक के द्वारा लिया गया है, ठीक है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को, तो उसके रिलेटेड गाइडलाइन जो है डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। ये डिपार्टमेंट दोस्तों कंप्लायंस रूल जिसे सीआर कहा जाता है उसे सबमिट करेगी ब्रांचेस के द्वारा। ये इंश्योर करेगी कि ब्रांच या जोन सीआर सबमिट कर रही है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि फॉर ऑनलाइन कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग टू एसीबी। यानी दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट, ये इंश्योर करेगी कि जितने भी ब्रांचेज है, जितने भी जोन है, वो कॉम्प्लायंस रूल सीआर जो है सबमिट कर रही है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, किसे, ताकि हम उसको फर्दर फॉरवर्ड कर सकें ईसीबी को या एचओ कॉम्प्लायंस पे। तो ये ओवरसीज करेगी इस्टेब्लिशमेंट को। कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट के पास एक ओवरसीज कॉम्प्लायंस सेटअप होगा। ओवरसीज कॉम्प्लायंस सेटअप इंश्योर करेगा कि ओवरसीज ब्रांचेज जो है वो अपडेटेड और रिव्यूड पॉलिसी को यूज़ कर रही है, खासकर जो हमारा KYC AML का पॉलिसी है उससे रिलेटेड। ओवरसीज कॉम्प्लायंस सेटअप जो है एक पीरियोडिक सर्टिफिकेशन लेगा, कन्फर्मेशन लेगा ओवरसीज एस्टेब्लिशमेंट से, और एचओ से मॉनिटरिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। जो ओवरसीज कॉम्प्लायंस है वो सेटअप इंश्योर करेगा कि जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर हैं ओवरसीज ब्रांचेज में वो इंडिपेंडेंट कॉम्प्लायंस टेस्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट को पीरियोडिकली सबमिट कर रहे हैं। जो ओवरसीज कॉम्प्लायंस सेटअप है दोस्तों, जो ओवरसीज कंप्लायंस सेटअप है वो इंश्योर करेगा दोस्तों कि जो ओवरसीज ब्रांचेज हैं वो कंप्लायंस रिपोर्ट को यानी सीआर को रेगुलेटर्स को पीरियोडिकली सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लायंस डिपार्टमेंट दोस्तों कुछ MIS को प्लेस करती हैं। पहला, कंप्लायंस डिपार्टमेंट मंथली रिपोर्ट देती है बोर्ड को, ठीक है, ईडी के माध्यम से, CMD के माध्यम से आरबीआई का क्या स्टेटस है, इंपॉर्टेंट आरबीआई MOF कम्युनिकेशन, ताकि क्या क्या स्टेप लिया गया है फंक्शनल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्वार्टरली रिपोर्ट दोस्तों कंप्लायंस का स्टेटस देती है एनुअल हमारा ऑडिट कमेटी बोर्ड को। फिर उसके बाद दोस्तों समराइज क्वार्टरली रिपोर्ट ECB को मिलता है। तो एक तो क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगा, उसी को समरी फॉर्म में मिलता है, ताकि क्या क्या जो हमारा आरबीआई का जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे कंप्लाई किया जा रहा है। जितने भी आरबीआई या MOF के कम्युनिकेशन होते हैं या जो भी कम्युनिकेशन रिसीव होते हैं कुछ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि IBA, FIDAI, FIMDA के द्वारा, तो उसको अटेंड करना है। किसके द्वारा? फंक्शनल डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो फीडबैक है उसके कॉम्प्लायंस पे वो देना है कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट को, जो कि सेंट्रल ऑफिस में रहेगा। कब, कितने दिनों में? 7 दिनों में। याद रखिएगा 7 दिन का समय दिया गया है आपको, जितने भी कम्युनिकेशन है उसको अटेंड करके उसका रिपोर्ट देना। दोस्तों ईयरली रिपोर्ट जो है दिया जाता है बोर्ड ऑन असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। दोस्तों जो भी रिपोर्ट है बोर्ड का एक्सेप्शन नोटिस, यानी जितने भी मटेरियल कंप्लायंस फेलियर होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क को अट्रैक्ट करते हैं, लीगल रिस्क को या रेगुलेटरी सैंक्शन को, ठीक है। तो दोस्तों ईडी और CMD को रिपोर्ट दिया जाता है कि किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट, कि रिजल्ट और फाइंडिंग ऑफ टेस्ट चेकिंग ऑफ सर्टेन की कंप्लायंस इशू। जो हमारे CCO होते हैं वो कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो CCO दोस्तों किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते जो कि CCO की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट करे, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कमेटी है जो परचेज से डील कर रहा है, कोई ऐसा कमेटी है जो सैंक्शन से डील कर रहा है, तो ऐसे कमेटी के मेंबर CCO नहीं हो सकते। यदि CCO ऐसे कमेटी के मेंबर हैं तो उनका केवल एडवाइजरी रोल रहेगा, वो कोई और रोल नहीं अप्लाई कर सकते। दोस्तों CCO को एक मेंबर हो सकते हैं किसी इनवाइटी की सभी कमेटी के, ACB के मेंबर हो सकते हैं, AC यानी ऑडिट कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, CRMC क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि CCO किस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, किस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। CRMC क्या होता है? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। CORM क्या होता है? कमेटी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ग्रुप कमेटी। तो इन सभी के मेंबर इन सभी के CCO मेंबर हो सकते हैं। जो MD है और जो CEO है, जो ED है, वो डिसाइड करेंगे कि CCO जो है किसी अदर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें या ना करें। दोस्तों फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों यदि आप इस तरह के क्लैरिटी चाहते हैं वीडियोज़ में तो हमारे पेड प्लान में जुड़ जाइए। डिटेल जानकारी आपको नंबर पर व्हाट्सएप करके मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली क्विज कंडक्ट करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं आप, डेली क्विज आपको मिलेगा। धन्यवाद।